नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी की शाम जब ढलने लगती है तो उस वक्त सबसे बड़ा सहारा होता है आपकी जमा पूंजी, जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन महंगाई के जमाने में एक रेगुलर इनकम का होना बेहद जरूरी है, यानी कुछ ऐसा इंतजाम करना कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकम का एक सोर्स खुला रहे। तो क्या करें कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप? ऑलराइट हर्षवर्धन, जब भी हम बढ़िया स्वाति, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज लिया है, क्योंकि जी 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 एब्सोल्युटली हर्षवर्धन, क्योंकि इसी पर हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने अब तक जितने भी शोज किए हैं उसमें जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं वो लोगों को ये राय देते हैं कि जब से आपने अपना काम करना या नौकरी शुरू की है तब से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आप करके रखिए। अब रिटायरमेंट की प्लानिंग तो कर ली, अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया रिटायरमेंट तक के लिए, लेकिन जिस दिन रिटायर हुए क्या उसके बाद का किसी ने सोचा है? क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बड़े बड़े निवेश किए गए हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड प्लानिंग की है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या करना है और वो जो पैसा मिलता है, एक मुश्त तो पैसा आपको मिलता है हाथ में, क्या उसकी वाकई अच्छे से प्लानिंग की है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है हर्षवर्धन कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम और उसकी प्लानिंग कितना जरूरी है। वेल स्वाति, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक आज छेड़ा है। कारण ये है कि जो हम रिटायर्ड लाइफ की बात करते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है अपनी ज़िंदगी का। आपने अब जब तक काम किया तब तक आपने कमाई की, अपने पैसे बचाए। हमने जैसे कहा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक अच्छा कॉर्पस बने रिटायरमेंट पे। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे आते हैं जहाँ पे आगे जाते हुए हमारे पास ना ही हमारी सैलरी आने वाली है, या कोई हम बिजनेस कर रहे होते तो उसकी इनकम नहीं आने वाली है। सो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा एकदम रिस्ट्रिक्ट होके एक ही चीज़ पे आता है कि जो हमने इकट्ठा किए पैसे उसका रिटर्न हमें मिलना चाहिए। सो आप किस तरह से वो पैसे निवेश करते हैं वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ना ही गलती करने की गुंजाइश बचती है। आपके पास एक ही मौका है, अगर आपने वो पैसे कुछ गलत जगह पे लगा दिए या वो पैसे खो गए आपसे, तो आपकी जो बाकी रिटायर्ड लाइफ है उस पर कितना ज़्यादा असर आ सकता है ये हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मात्र सोर्स था आपकी इनकम का। सो इस प्रकार से अगर हम ऐसा बहुत ही ध्यान से 3-4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम निवेश करते हैं, आपको पहले तो देखना है कि आपको कितना रिटर्न मिलता है जो भी प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं। लिक्विडिटी है कि नहीं। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट में निवेश करते हैं लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं है और आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप कैसे अपना पैसा वापस बाहर निकालेंगे? आपको ये देखना है कि टैक्सेबिलिटी क्या है। आप कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको जो इनकम आती है वो टैक्स फ्री होती है, दूसरी ऑप्शन होते हैं जिसमें टैक्स लगता है। तो आपको ये इवैल्यूएट करना है कि आप अगर एक प्रोडक्ट में निवेश करते हैं जिसमें लिक्विडिटी है लेकिन टैक्सेबल होने वाला है, तो शायद वो फायदेमंद नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास टैक्स फ्री इनकम है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस काफ़ी आपको ध्यान में रखते हुए अपना एक पोर्टफोलियो बना के निवेश करना होगा, ये ध्यान में रखते हुए कि यही पैसा है जो आपके हाथ में है और इसी से आपको अपनी आगे की ज़िंदगी जीनी है। ऑलराइट, वाकई हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइलस्टोन होता है लाइफ का, उसके बाद भी रेगुलर इनकम मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना और भी बड़ी बात होती है। हर्षवर्धन, जब भी बात होती है रिटायरमेंट प्लानिंग की या फिर रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग की, लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं अपने निवेश में, और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उम्र के उस पड़ाव में सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि आपने जो रकम पूरी ज़िंदगी भर कमाई है, जो आपको अब एक मुश्त रकम मिली है, उसको सही जगह लगाना भी तो है जिससे आगे की ज़िंदगी भी तो अच्छे से कटे। और सबसे ज़्यादा भरोसा होता है जो सरकारी स्कीम्स होती हैं ख़ास तौर पर। तो ऐसी कौन सी सरकारी स्कीम्स अभी हैं जो लिस्टेड हैं अभी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप निवेश करें तो आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिले और बेनिफिट्स भी मिले?
वेल स्वाति, पहली बात तो जो आपने कहा वो एकदम सही है। वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाता है। वो राइट है, आपको कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आपका बनाना है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा, ये एक लास्ट ऑप्शन है आपके हाथ में कि इन पैसों से आपको बाकी की ज़िंदगी जीनी है, तो आप रिस्क ज़रूर नहीं ले सकते। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि एक छोटा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का, मान लीजिए 10% हो या 15% हो, वो आपको इसके लिए थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड प्रोडक्ट में भी डालना होगा। कारण ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको देखना है कि इससे आपकी लाइफस्टाइल नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स तक चलेगी, लेकिन क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी 10 साल बाद? अगर इन्फ्लेशन को 10 साल बाद नहीं बीट कर पाएंगे, तो आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको थोड़ा कैपिटल और एडिशन हो जाए, मे बी 8 या 10 साल बाद। सो नेवरदलेस, आपने जो सवाल कहा कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट की, अगर हम स्कीम्स की बात करें, सो एक जो बहुत पॉपुलर है गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफर किया गया है, वो पोस्ट ऑफिस के जरिए होता है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है और वो इनकी तरफ रुझाव रखते हैं। डेफिनेटली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, लेकिन हाल ही में देखा गया कि इसके ब्याज दरों में भी कटौती की गई। तो ऐसे में क्योंकि ये भी बात कही गई थी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कम से कम ये कटौती नहीं की जानी चाहिए, और अगर इसके कुछ बेनिफिट्स इसके अलावा बात की जाए तो क्या बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट इसके तहत ले सकते हैं? एक मुश्त अगर रकम हाथ में आ जाती है तो कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं? वेल, अगर हम इसके फीचर्स बेसिक मोटा मोटी समझें तो एक है कि ब्याज, एक तो आप पैसा जो दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली सरकार को ही जा रहा है, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस ये पैसे सरकार को फॉरवर्ड करता है। सो बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकार की तरफ सरकार को जा रहा है, तो सेफ्टी उस एलिमेंट से बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम ब्याज दरों की बात करें, सो 8.6% इसका इंटरेस्ट रेट है जो आपको क्वार्टरली पेमेंट किया जाता है, और ये 8 साल की स्कीम है जिसमें 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 5 साल के पहले अगर करते हैं, कोई आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो आप 5 साल के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी पेनल्टी इसमें लगती है। सो ये एक ऑप्शन हो जाता है कि आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आने लग जाता है, हर 3-3 महीने से आपको ब्याज आता है और 8.6% के हिसाब से आता है। सो ये एक आज की तारीख में अगर हम बैंक फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं, सेम टेन्योर का अगर हम देखें कि 8 साल का आप बैंक फिक्स डिपॉजिट करते हैं या आप 8 साल के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालते हैं, तो इसमें आपको ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हालांकि ब्याज जो आप कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स लगता है, क्योंकि ये टैक्स फ्री इनकम नहीं होती है। सो ये ध्यान रखना है कि आपको इस पे ब्याज जो इनकम आएगी वो टैक्सएबल होती है। ऑल राइट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर स्कीम है अमंग सीनियर सिटीजन्स, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस MIS की भी बात करें, इसमें एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट की गारंटी 8.5 होती है, जो कि 0.1% कम है सीनियर सिटीजन के सेविंग स्कीम से। लेकिन कितनी पॉपुलर है अगर हम आफ्टर रिटायरमेंट पैसे को निवेश या उसको जोड़ने की बात करें? फीचर्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका क्या होता है अगर ऐसे स्कीम में पैसे डालें तो? वेल, अगर हम पोस्ट ऑफिस MIS जो मंथली इनकम स्कीम की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो एक एडवांटेज इसमें यह है कि जो पैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आता है वो आपको मंथली आता है। सो 8.5% इनकी सालाना ब्याज दर है। इसको सिंपली डिवाइड बाय आप 12 करते हैं और उतना ब्याज आपको हर महीने आपके अकाउंट में आ जाता है। जहां हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की बात की, उसमें एवरी क्वार्टर आता है, 3 महीने से एक बार में आता है। यहाँ पे आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और क्योंकि थोड़ी तो नेट यील्ड जो अगर हम बात करें वो थोड़ी 8.5 से कई ज़्यादा हो जाती है। इसमें जो लिमिटेशन है वो है कि एक इंडिविजुअल 4.5 लाख रुपए एक नाम पे कर सकते हैं। अगर 2 इंडिविजुअल साथ में मिलके निवेश करते हैं तो 9 लाख रुपए तक जाते हैं। अगर हम उदाहरण लेते हैं, अगर किसी ने 9 लाख रुपए निवेश किए हैं तो हर महीने का उन्हें 6,375 रुपीज़ उनके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, रिटायर्ड इंसानों की बात कर रहे हैं, उन्हें खर्चे के हिसाब से उनको हर महीने पैसे चाहिए। अगर हर महीने चाहिए तो ये स्कीम आपको उसी प्रकार हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, जो आप अपने खर्चों में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें भी जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। सो उस लिहाज से आपको जो भी साल के एंड में जो आपकी इनकम होती है उसके बेसिस पे आपको इनकम टैक्स भरना होगा। ऑलराइट, और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स की अगर बात करें, ये कितना डिफरेंट है पोस्ट ऑफिस MIS से? इनफैक्ट अगर हम इसके फीचर्स के बारे में और डीप में जाएं, कितना बेनिफिट एज कंपेयर टू बाकी जो स्कीम्स हमने बात की है, बीट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस MIS, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ये?
वेल अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स जो है वो इक्विवेलेंट है बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स, सिर्फ नाम अलग है टाइम डिपॉजिट बोल के। लेकिन इसमें जो एक फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आपको जो ब्याज है वो सालाना एक बार आना है, इसमें एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। सो जहाँ पे MIS पे आपको मिल रहा था हर महीने के लिए, सीनियर सिटीजन में एवरी 3 मंथ्स में 3 महीने में एक बार आपको ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स में आपको हर साल में एक बार मिलेगा। तो इसमें 1 साल की स्कीम है, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसके ब्याज दर जो है वो 8.2% से लेके 8.5% तक दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर, आपका टेन्योर कितना ज़्यादा होता है। सो अगर हम पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स की अगर बात करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि पहली बात ये एक सरकार को पैसे जा रहे हैं इनडायरेक्टली। सो आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा एलिमेंट है आज की तारीख में भी फिक्स डिपॉजिट, बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पे मिल जाता है। ऑल राइट, और क्योंकि हम यहाँ पर आपने फिक्स डिपॉजिट्स का जिक्र किया जो कि एक सुरक्षित रिटर्न का सबसे पॉपुलर रिटर्न है, उसमें एज कंपेयर टू बाकी जो हमने प्रोडक्ट्स की बात की है, क्योंकि कंजर्वेटिव है, लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स पर, ये कितना पॉपुलर है आफ्टर रिटायरमेंट अगर प्लानिंग करनी हो, कितना हद तक फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करने की ज़रूरत हो जाती है? वेल देखिए, रिटायर्ड लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, वो ये है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट, आपके जो भी रिटर्न्स जनरेट हो रहा है आपके प्रोडक्ट्स पे, वो आपको रेगुलरली तुरंत मिल जाना चाहिए। यूजुअली हमने देखा है कि आप कोई कंपाउंडिंग वाली स्कीम में निवेश नहीं करते हैं या कोई ग्रोथ में नहीं करते कि आपको 5 साल की डिपॉजिट की है और क्यूमुलेटिव ऑप्शन ले लिया, आपको जो डिपॉजिट का मैच्योरिटी का जो इंटरेस्ट वगैरह है वो सीधा मैच्योरिटी पे मिलता है। ये रिटायर्ड लाइफ के लिए काम नहीं आता क्योंकि आपको खर्चे रोज के रोज आपको मैनेज करने होते हैं। तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है, एक बहुत ही फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि आपके पैसे जिस बैंक में पड़े हैं आप वहीं पे जाके अपने बैंक को बोलेंगे कि अगर ये FD में कन्वर्ट कर देते हैं तो बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये हमने देखा है कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जिस बैंक में आप ये FD कर रहे हैं वो बैंक कितनी फाइनेंशियली साउंड है। आप लोकल या छोटे कोई भी बैंक्स में निवेश अपना इतनी बड़ी रकम ना करें, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि ये जो रीजनल बैंक्स होती हैं या शेड्यूल बैंक्स होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, हमने एक आध केसेस ऐसे देखे हैं जो बैंक्स ही बंद हो जाती हैं। सो इसमें अगर आपके सारे पैसे ऐसी कोई बैंक में लगे हुए हैं जिसमें आपको शायद थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता हो, लेकिन अगर आपने सेफ्टी नहीं देखी तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपने आप एक्चुअली एक रिस्क की बात की है। अब क्योंकि सीनियर सिटीजन को 0.25 से 0.5% तक ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ये हम एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन 5 साल की FD पर ही 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, तो इसका एक फ्लिप साइड भी ये मान सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमें इन्फ्लेशन बीटिंग एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद करनी है तो ऐसे फीचर्स के साथ FD कितना पॉपुलर है? स्वाति, अगर हम इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फिक्स रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि देखिए आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमने फिक्स डिपॉजिट की बात की जहाँ पे आपको 8.2, 8.5 8.5% आसपास आपको ब्याज मिल सकता है। सो जहाँ तक हम 5 साल के डिपॉजिट की बात करते हैं, आज की तारीख में आपने कैलकुलेशन किया है कि ये 8.5% जो है उससे मेरे खर्चे निकल जाते हैं। लेकिन जब 5 साल बाद ये डिपॉजिट मैच्योर होगा उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपको 8.5% मिले। उस समय मान लीजिए अगर ब्याज दरें 7.5% हो गई और यहाँ जो हम खर्चे की बात कर रहे हैं 5 साल बाद वो खर्चे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सो ये दोनों मिसमैच हो रहा है, पहले तो ब्याज घट रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। तो इसमें आपका कॉर्पस तो फिक्स्ड है, आप कॉर्पस बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही ज़्यादा इशू बन जाता है कि आप 5 साल बाद क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि छोटा सा अमाउंट जो होता है 10 या 15% जो होता है वो आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट में डालना चाहिए जिसमें आपको कॉर्पस इन्फ्लेशन बीट करके आगे मिले। एब्सोल्युटली हर्षवर्धन, क्योंकि शुरुआत आपने इसी से की थी, क्योंकि एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन जो होता है आपके पैसों का, फंड का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे मामले में हो जाता है। हमने कंजर्वेटिव स्कीम्स की तो काफ़ी बात कर ली हर्षवर्धन यहाँ पर। अब आपने कहा कि फिक्स डिपॉजिट में अगर ये रकम ना डाले और कहीं और डाले जहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क भी है, ऐसे में मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब क्योंकि जैसा हमने कहा था कि कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है, तो क्या गारंटी है कि आफ्टर 60 जब रिटायरमेंट हो जाता है, जो एक चाहता है कि उसको रेगुलर इनकम मिले, वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में ही डालेंगे? और एक एलोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें?
वेल देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट में अपना 100% पैसा नहीं डालते हैं। तो जहाँ पे हमने कहा कि फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन स्कीम या MIS, इनके जो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हम फिर भी इसमें थोड़ा पैसा हमारा डाइवर्सिफाई करके इसमें निवेश करेंगे। बाकी का जो हिस्सा है वो हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में करते हैं। मार्केट लिंक प्रोडक्ट का एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए हम ब्याज घटने की बात कर रहे हैं, अगर ब्याज अगर घटता है तो एज ए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर और अ बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको उसमें ब्याज का नुकसान हो रहा है, आपको कम मिलता है। लेकिन जब हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसमें घटते हुए ब्याज दरों के सिनेरियो में एक्चुअली आपको प्रॉफिट होगा। सो ऐसी सिचुएशन में आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें एक पोर्शन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरे फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। तो अगर मार्केट गिरता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है नीचे, तो आपको थोड़ा उससे एक्चुअली फायदा होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे पोर्टफोलियो में, इसमें गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं। आप जब निवेश करते हैं जहाँ पे आपको बैंक डिपॉजिट्स में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है, यहाँ पे आप शुरुआत में आपको ये नहीं ज्ञान होगा कि आपको एंड में कितना मिलने वाला है। लेकिन हम एक हिस्टोरिकल डेटा लेके एक अनुमान लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग इतना आपको रिटर्न इस टाइप के प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अब इसमें आपके वेरिएशन और भी आते हैं। जैसे हमने कहा कि इक्विटी का थोड़ा होना चाहिए पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप इसी में आप मंथली इनकम स्कीम्स, मंथली इनकम प्लान्स एंड म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं, इसमें 5% से लेके 25% तक इक्विटी में एक्सपोजर लिया जाता है। सो आप चाहें तो ऐसे मंथली इनकम प्लान्स में अपना निवेश कर दें जिसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों आपको एक ही पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि हमने कुछ स्कीम्स की बात की है यहाँ पर, सो कॉल्ड कंजर्वेटिव स्कीम्स, क्या तरीका होता है अगर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में उसका कुछ अमाउंट या वो पूरा पैसा ट्रांसफर करना होता है, उसका तरीका या प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें? वेल आपके पास चॉइस होता है। जब आप रिटायर होते हैं, आपके पास मान लीजिए एक लमसम इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए 100 रुपये आपके इकट्ठे हो गए, उसमें से आप एक पोर्शन जो है बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स में करेंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में करेंगे। बाकी का हिस्सा जो है वो आप एक लमसम के तौर पे मंथली इनकम प्लान्स में कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में कर सकते हैं, या गिल्ड फंड्स में कर सकते हैं, जैसे आप समझते हो। ये ज़रूरी है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स को आपको समझना चाहिए कि वो फंक्शन कैसे करते हैं। ये आसान है बोलना कि इससे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर हम ग्रोथ के ऑप्शन की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट समझते नहीं है तो ये कोई फ़ायदा नहीं है उसमें करने के लिए। तो थोड़ी मेहनत अगर उसमें करें तो एक थोड़ा अमाउंट एक मुश्त उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ यहाँ पर जाऊंगी। यूजुअली जिसने अब तक टिल 60 इयर्स मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में निवेश नहीं किया है और फिर उसको जब एक मुश्त रकम मिलती है, तो वो कैसे इंकरेज हो कि हाँ, और वो कैसे उसका डर जाए, क्योंकि डर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। कई दर्शक इस वक्त अभी हमें देख रहे होंगे, वो सोचते हैं कि अब 60 साल तक तो किया नहीं, 60 साल के ऊपर क्यों करें हम। तो वो इंकरेजमेंट कहाँ से आती है एक निवेशक के लिए कि 60 के बाद उसको ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करने की ज़रूरत है? आपने एकदम सही कहा स्वाति। अगर किसी ने मार्केट लिंक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है और अचानक हम बोलते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो कॉर्पस आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है उससे आप एक्सपेरिमेंट करिए, तो ये साइकोलॉजी एकदम सही है कि वो इंसान एकदम घबरा जाता है और वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप एक जो लार्जर अमाउंट है, मान लीजिए 90% आपका पैसा जो है वो आप फिक्स डिपॉजिट्स में कर दीजिए। 5 साल की में आप एक मेजर अमाउंट 5 साल में करिए, फिर थोड़ा अमाउंट 1 साल की फिक्स डिपॉजिट में भी करिए। 10% अमाउंट से आप ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट में एक्सपोजर लीजिए। सो 10% अमाउंट से जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आने लगता है। 1 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि ये करता क्या है, उसका होता कैसे है। फिर जब आपकी 1 साल बाद 1 साल की FD मैच्योर होती है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो पैसा आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो आप फिक्स डिपॉजिट से कंटिन्यू करते रहिए।